नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने 10th क्लास में एक चैप्टर दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, नियंत्रण तथा समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर बहुत बड़ा है, पढ़ने में मजा उतना ही ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं अपने ब्रेन के बारे में, अपने दिमाग में कैसे चीजें पहुंचती है, कैसे हम उसका आंसर देते हैं। ये सब चीजें अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं तो अपन को लगता है कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है। लेकिन अब इसका एक क्विक रिवीजन आप मेरे साथ यहाँ पर कर सकते हो। आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा, सारी क्लासेस देख ली होंगी, रिवाइज करने का टाइम आपको मिल गया होगा। अब मेरे साथ एक बार ये रिवीजन करना तो बनता है भाई। कैसे मैं आपको आज की इस क्लास के अंदर उंगलियों पे पूरा चैप्टर याद करा दूंगी और आपको भनक भी नहीं लगेगी। क्लास के अंत तक बने रहिएगा, पूरी क्लास देखिएगा और आप देखना कि जैसे ही आपकी क्लास ओवर होगी पूरे ब्रेन में आपका यही चैप्टर रिकॉल आपको होता रहेगा। तैयार है आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीजें हो रही है, जो भी क्रियाएं हो रही है, अभिक्रियाएं हो रही है, उनके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। देखो, आपके आसपास कोई भी चेंज हो रहा है तो आप उसका पता कैसे लगाते हो? आपके कुछ संवेदी अंगों के द्वारा। अब संवेदी अंग आपके कौन कौन से हैं? देखो, किसी चीज को आप देख पा रहे हो प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पर आंख आपका क्या हो गई? संवेदी अंग। क्योंकि किसी चीज को देखोगे आंखों से तभी तो आपके मस्तिष्क तक वो बात पहुंचेगी कि हाँ ये इस कलर का दिख रहा है, ये चीज मुझे दिख रही है। ठीक है, जैसे आप सुनने का काम कैसे करते हो? आपके कानों से सुनते हो। अब कान जो है वो आपका संवेदी अंग हो गया, जो कि क्या कर रहा है? किसी भी जो आवाज है उसको सुनने का काम कर रहा है। ठीक है भाई। तीसरा संवेदी अंग आपका क्या हो गया? आपकी नोज यानी कि नाक। ये क्या कर रही है? बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी खाना बना है उसको सूंघने का काम कर रही है। तो नाक आपके क्या हो गई? स्मेल का पता लगाने के लिए एक संवेदी अंग हो गई। चौथा आपका संवेदी अंग कौन सा होता है? आपकी जीभ, जो कि चलने के साथ साथ स्वाद का भी पता करती है। तो जीभ हो गई भाई आपके स्वाद के लिए। और पांचवा संवेदी अंग हो गया अपनी त्वचा। तो आप किसी भी चीज को जब स्पर्श करते हैं उसको महसूस कर सकते हैं कि कोई भी चीज जो है आपकी मुलायम है, कठोर है, गर्म है, ठंडी है, उसको स्पर्श के थ्रू आप पता लगा सकते हो। तो ये जो आपके 5 क्या है? संवेदी अंग है जो यहाँ पर आपके दर्शाए गए हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये संवेदी अंगों के बारे में क्यों बताया गया है हमें यहाँ पर? तो ये इसलिए बताया गया है क्योंकि अगर आपके संवेदी अंग काम करेंगे तभी तो आपको ये चीजें पता चलेगी कि आपके आसपास ये सब चीजें हो रही है। इन सब चीजों के बारे में जो सूचना है तभी तो आपके मस्तिष्क तक जा पाएगी। जब तक आप उसको ग्रहण ही नहीं कर पाओगे, जब तक उसका पता नहीं लगा पाओगे, तो ब्रेन तक कहाँ तक कैसे जाएगी? वो नहीं जाएगी ना। इसीलिए ये क्या होते हैं? अपने 5 संवेदी अंग है। आपकी आंखें हो गई, आपके कान हो गए, उसके बाद आपकी नाक हो गई जो कि स्मेल करने का काम करेगी, आपकी जीभ हो गई जो कि स्वाद का पता लगाएगी, और आपकी स्किन हो गई यानी कि त्वचा, जो कि आपके टच का किसी भी स्पर्श के जरिए उसको महसूस करेगी। बात हुई यहाँ तक? ये क्या है? आपके संवेदी अंग। अब बात करते हैं आगे तंत्रिका ऊतक की। तंत्रिका ऊतक क्या होता है? देखो भाई, संवेदी अंग से ये तो हमने पता कर लिया कि टेस्ट कैसा है और ये जो है आपको आवाज आ रही है, ये चीज आपको दिख रही है, ये पता कर लिया। अब लेकिन जैसे ये संवेदी अंगों से आपने पता कर लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि डायरेक्ट आपके मस्तिष्क में वो सूचना पहुंच जाएगी। हमारा पूरा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये तुम्हें भी पता है। बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलके ऊतक का निर्माण करती है, ऊतक मिलके अंग का निर्माण करते हैं, अंग मिलके आपके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके शरीर के अंदर जितने आसमान के अंदर तुम्हारे तारे हैं ना, तुम्हारे शरीर के अंदर उतने क्या हैं? कुछ कोशिकाएं हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं? न्यूरॉन कोशिका, और इसको क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। अब ये जो तंत्रिका कोशिका है ना, यही मिलके आपके तंत्रिका ऊतक बनाएंगे। ठीक है भाई, तो हमारा अब ये तंत्रिका ऊतक मिलके तंत्रिका अंग और फिर आपके एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं।
ठीक है, तो इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन हो गई? तंत्रिका कोशिका हो गई। कुछ इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका अपनी नजर यहाँ पर अपन को आ रही है। देखो इस पिक्चर के अंदर, इस डायग्राम के अंदर तुम देख पा रहे हो कि जो आपकी तंत्रिका कोशिका है उसका डायग्राम है। तो ये वाला जो धागे नुमा आपकी संरचना है, इनको अपन क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है डेंड्राइट्स। क्या कहा जाता है? द्रुमिकाय यानी कि डेंड्राइट्स कहा जाता है। इसके बाद ये जो है आपका बीच में ये वाला भाग क्या कहलाता है? आपका कोशिका का है। और जो इस तरीके से लंबा सा भाग जा रहा है ये क्या है आपका? इसे कहते हैं एक्सॉन यानी कि तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। इसकी पूरी संरचना के बारे में अभी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, पूरे डायग्राम के अंदर मैं आपको बताऊंगी। तो देखो तंत्रिका ऊतक क्या है? जो आपकी तंत्रिका कोशिका से मिलकर तंत्रिका ऊतक बनेगा। और तंत्रिका कोशिका क्या होती है? आपके तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसका काम क्या होगा? देखो तुम्हारे संवेदी अंगों ने क्या किया? संवेदी अंगों ने की सूचना ग्रहण, यानी कि यहाँ से अपन को पता चल गया कि हाँ भाई अपन को कोई चीज सुनाई दे रही है, कोई चीज दिखाई दे रही है, कोई सी स्वाद का अपन को पता चल रहा है। अब ये जो पूरी सूचना है ना वो मस्तिष्क तक लेके जाने का जो काम करेगी ना, जैसे आपके बस होती है, कार होती है, अपन को किसी जगह पे ले जाने का काम करती है, ऐसे ही ये तंत्रिका कोशिका क्या करेगी? ये जो सूचना है उसको मस्तिष्क तक लेकर जाने का काम करेगी। ठीक है, तो ये क्या काम आएगी? जो भी सूचना है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने के काम आएगी। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे शरीर के अंदर केवल 1, 2 या 10 न्यूरॉन है या तंत्रिका कोशिका है। बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं, जिसे मैंने आपसे कहा अभी, जितने आसमान के अंदर तारे नहीं उतने तुम्हारे शरीर के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं होती है। ठीक है, अभी क्या होगा? एक तंत्रिका कोशिका लगी हुई है, फिर दूसरी तंत्रिका कोशिका लगी रहेगी, फिर तीसरी लगी रहेगी। इनसे ये जो सूचना है वो ट्रांसफर होते 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 कहाँ तक जाएगी? आपके मस्तिष्क तक जाएगी। जैसे अपन घर बनवाते हैं तो वहां पर जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं? एक पूरी लाइन बनाते हैं और वहां से उस ईंट को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे पास करते जाते हैं। सेम इसमें भी ऐसा ही होता है। देखो वह ऊतक जो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलके बना है वो क्या कहलाता है? तंत्रिका ऊतक कहलाता है। सूचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का कार्य कौन करेगा? आपकी यही तंत्रिका ऊतक करेंगे, जो किससे मिलके बने हैं? तंत्रिका कोशिकाओं से मिलके बने हैं। तो उसी तंत्रिका कोशिका का अब डायग्राम यहाँ पर अपन को देखना है। देखो जो अपनी तंत्रिका कोशिका होती है उसे अपन क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है न्यूरॉन। इस तंत्रिका कोशिका के अपने 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? सबसे पहले देखो ये जो है ये धागे रूपी संरचना आपको दिख रही है, ये क्या होती है? आपकी द्रुमिका यानी कि डेंड्राइट्स। ठीक है, दूसरा देखो ये पूरा बीच वाला भाग आपको दिख रहा है, ये क्या है? आपका कोशिका काय यानी कि सेल बॉडी। ये क्या है? आपका कोशिका काय। और जो तीसरा भाग है ये लंबा सा तुम्हें नजर आ रहा है पूरा, वो क्या होता है? तीसरे को अपन कहते हैं एक्सॉन, और एक्सॉन को अपन क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? आपका तंत्रिकाक्ष है। ठीक है, अब देखो किसका क्या काम होगा। ये जो आपकी धागे नूमी संरचना है, धागे रूपी संरचना है, ये क्या करेगी? कोई भी जैसे कोई भी सूचना आई, ठीक है, उस आवेग को या सूचना को ये ग्रहण करने का काम करेगी। ठीक है, इन पे क्या लगे रहते हैं? एक तरीके से रिसेप्टर यानी कि ग्राही लगे रहते हैं, ये सूचना को ग्रहण करने का काम करेगी। अब वो सूचना जैसे इस पे ग्रहण हो गई तो अपने पास दूसरा भाग क्या होता है? कोशिका काय यानी कि सेल बॉडी। ये जो कोशिका काय होता है ना, इसके पास खुद का एक क्या है? एक बड़ा केंद्रक है, न्यूक्लियस है, जिसको अपन ने क्या नाम दे दिया? नाभिक नाम दे दिया। तो जब ये आवेग आया तो जो अपने सूचना आई फिर वो यहाँ पर आके किसमें परिवर्तित हो जाती है? आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल में, यानी कि विद्युत आवेग के रूप में चेंज हो जाती है। विद्युत आवेग हो गया। ठीक है, अब ये जो विद्युत आवेग है ना वो यहाँ से होता हुआ कहाँ आएगा? इस तंत्रिकाक्ष के अंदर आएगा। ठीक है,
क्योंकि भाई सूचना है, आगे तो जानी चाहिए ना, तो ये सूचना क्या करेगी, अब आगे जाएगी। अब इस तंत्रिकाक्ष के ऊपर इस तरीके से एक आवरण पाया जाता है, ये नीला नीला तुम्हें दिख रहा है आवरण, ये जो आवरण होता है ना, इसे अपन क्या कहते हैं, माइलिन आवरण कहा जाता है। और जहां जहां पर ये आवरण अपना क्या है, अनुपस्थित, तुम देख रहे हो कि एकदम से पूरा चिपटा हुआ नहीं है, कुछ कुछ रिक्त स्थान यहाँ पर बाकी होते हैं, इन्हें अपन क्या कहते हैं, रेनवियर नोड कहा जाता है। इन्हें क्या कहेंगे, रेनवियर नोड कहते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर 3 भाग किसके हो गए, इस तंत्रिका कोशिका के हो गए। अब देखो ये क्या है, इसका ये जो अपना तंत्रिकाक्ष है, एक्सॉन है, इसका लास्ट वाला भाग है जिसे अपन क्या कहते हैं, तंत्रिका तंतु, या फिर अपन इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। पूरी सूचना कहाँ आ गई, इस एक्सॉन टर्मिनल पर आ गई, तंत्रिका तंतु तक आ गई। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, ये सूचना दूसरे तंत्रिका कोशिका पे जाएगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं आपकी लगी रहती है और वही सूचना आपके लेकर जाती है मस्तिष्क तक। केवल एक सिंगल तंत्रिका ये काम नहीं करेगी, बहुत सारी मिलके एक काम को करेगी। आई बात नहीं आई समझ में? तो देखो फिर क्या होगा, अब तुम मुझे बताओ कि जब ये तंत्रिका कोशिका अपनी इस सिग्नल को ले ली, इस आवेग को ले ली, तो अब ये जो आपकी सूचना है वो दूसरे तंत्रिका कोशिका पर जब जाएगी, तो यहाँ पर कौन सा वाला पार्ट उसका होगा, यही वाला द्रुमिका वाला भाग ही होगा ना, क्योंकि द्रुमिका पे मैंने क्या कहा, ग्राही लगे हुए हैं, रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जो सूचना को एकत्रित करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई आपके कि आपकी तंत्रिका कोशिका का अगर आपसे एग्जाम के अंदर नामांकित चित्र पूछ लिया जाए तो इस तरीके से बना के आ जाओगे। 3 भाग बना देना उसके, पहला क्या द्रुमिका, दूसरा क्या कोशिका काय, तीसरा क्या तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन। ठीक है, अब देखिए हर एक भाग का क्या क्या कार्य होता है वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। द्रुमिका कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं होती है जो क्या करेगी, सूचनाओं को प्राप्त करेगी। ये जो धागे वाली संरचनाएं हैं इनको अपन ने क्या कह दिया, इनको अपन ने कह दिया द्रुमिका। ठीक है, यानी कि डेंड्राइट। दूसरा है कोशिका काय, तो ये जो आपको दिख रहा है बीच में ये क्या है, अपना कोशिका काय, जिसे अपन ने क्या नाम दे दिया, सेल बॉडी। प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में इसको मिलती है, यानी कि जो अपनी सूचना है वो परिवर्तित हो गई किसमें, विद्युत आवेग में, इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर। ये जो कोशिका काय होता है इसके पास खुद का एक क्या है, नाभिक, यानी कि इसके पास खुद का क्या है, एक केंद्रक है, एक बड़ा केंद्रक होता है इसके अंदर। ठीक है, ये जो अपनी तंत्रिका कोशिका होती है ना, वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। याद रखना इस बात को कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है आपके, ये तंत्रिका कोशिका ही है। तीसरा भाग देखो एक्सॉन, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरा तंत्रिका कोशिका लगी रहेगी जिसका जो द्रुमिका वाला भाग है उस सूचना को के उस विद्युत आवेग को ग्रहण करेगा। यहाँ तक आई बात समझ में? चलिए आगे चलिए। अब यहाँ पर किस तरीके से सूचनाओं का संचरण होता है ये बात अपन करेंगे। देखो सूचनाओं का संचरण जो है एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा होता है जिसे अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर सिनैप्स कह देंगे या फिर साइनेप्स कह देंगे। ठीक है, और इस पूरी प्रक्रिया को सिनैप्सिस कहा जाता है। इसमें होता क्या है, देखो यहाँ पर हमें पता है कि एक तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरी तंत्रिका कोशिका है। यूं इस तरीके से अपन इसको बना लेते हैं। जो आपके तंत्रिकाएं होती है ना वो जुड़ी हुई नहीं होती, ऐसा नहीं है कि दोनों जुड़ी हुई हैं फिर इससे इसमें चल जाएगी सूचना, उससे उसमें चल जाएगी, नहीं, इन दोनों के बीच में बिल्कुल हल्का सा क्या होता है, गैप होता है। देखो क्या होगा, ये पहली वाली तंत्रिका कोशिका है और ये दूसरी वाली तंत्रिका कोशिका है। इसका ये वाला भाग जो क्या होगा, तंत्रिका तंतु यानी कि एक्सॉन टर्मिनल होगा, और ये दूसरी तंत्रिका कोशिका का ये कौन सा भाग होगा, द्रुमिका वाला, क्योंकि इसी पर क्या लगे हैं, ग्राही लगे हैं। अब विद्युत आवेग इसमें से होता 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 यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल तक आ गया।
अब क्या होगा, ये जो आपका तंत्रिका तंतु होता है, एक्सॉन टर्मिनल होता है, इसमें कुछ रासायनिक पदार्थ मौजूद होते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होंगे, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, वहां पर जाके ऐसे फूट जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि तुमने किसी थैली के अंदर बहुत सारा पानी भर लिया, तुमने उसको एकदम से फोड़ा तो वो उछट के बाहर चले गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ, जो आपके ये न्यूरोट्रांसमीटर है वो इस गैप के अंदर क्या हो जाते हैं, जाके फट जाते हैं। अब ये दूसरी जो तंत्रिका कोशिका होती है उस पे क्या लगे हैं, द्रुमिका पे आपके ग्राही लगे हैं। यानी कि जैसे एक ताला और चाबी होते हैं ना, वैसे समझो इसको कि एक ताले में एक चाबी लग जाती है जाके, ऐसे ही ये ग्राही है, इन पे जाके ये जो अपनी सूचना है वो जाके लग जाती है, ये न्यूरोट्रांसमीटर लग जाते हैं, जिससे दूसरी तंत्रिका कोशिका को क्या मिल जाती है, सूचना मिल जाती है। इसको क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में सूचनाओं का संचरण कैसे होता है, सिनेप्स के द्वारा होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनेप्सिस कहा जाता है। आई कि नहीं आई बात समझ में है भाई? देखो इधर, सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। अब वो रासायनिक क्रिया क्या हो गई, आपकी सिनेप्सिस हो गई। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आपको मैं इस बात को समझाती हूँ। ये एक तंत्रिका कोशिका है, ये क्या है, पहली तंत्रिका कोशिका, और ये दूसरी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, पहली तंत्रिका कोशिका का ये द्रुमिका वाला भाग, ये कोशिका काय वाला भाग, और ये कौन सा है, तंत्रिकाक्ष वाला भाग। ठीक है, अब क्या हुआ, सूचनाएं जो है यहां से होती हुई कहां आई, इसके एंड पार्ट तक आ गई, यहां तक आ गई। अब ये जो इसका एंड पार्ट है वो दूसरी तंत्रिका कोशिका बिल्कुल यहीं पर लगी हुई है, चिपकी हुई नहीं रहेगी, इसके बिल्कुल पास में, बहुत पास में होती है। इन दोनों के बीच में जो चीज हुई है वो यहाँ पर ऐसे जूम करके दिखाई है। देखो क्या हुआ, पहली तंत्रिका कोशिका से ये जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहाँ पर आके फूट गए। ठीक है, फूटे, इस वाले गैप के अंदर आ गए। अब क्या हुआ, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके गैप के अंदर आ गए, अब यहाँ पर दूसरी जो तंत्रिका कोशिका है, ये दूसरी वाली तंत्रिका कोशिका है, ये वाली, इसके जो द्रुमिका वाला भाग है उस पे क्या लगे हुए हैं, ग्राही लगे हुए हैं, जिन्हें अपन कहते हैं रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर का मतलब है जो रिसीव करेगा। तो ये जो सूचना है ये यहाँ पर जाकर इन ग्राहियों पे लग गई। इस तरीके से ये यहाँ पर अपने, जैसे लॉक में होल होता है, एक छेद होता है कि भाई चाबी इसमें चली जाएगी, अब वो चाबी आई और यहाँ पर लग गई, यानी कि सूचना इस वाली जो तंत्रिका कोशिका है उसको मिल गई, सूचना इसको मिली, फिर ये यहाँ से चली जाएगी, फिर आगे जाएगी, फिर यहाँ से दूसरी एक और तंत्रिका कोशिका पर चली जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर क्या होती है, इसे अपन क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहा जाता है। आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में? एग्जाम के अंदर अगर सिनेप्सिस आ गया तो लिख सकते हो। ठीक है, देखो यह आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है, फिर तब तंत्रिकाक्ष में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है। यानी कि वो जो आपका एक्सॉन टर्मिनल है वहां तक ये आगे वेग अपना जो है आ गया। ठीक है, एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है ताकि ये क्या हो सके, आगे संचारित हो सके। ये रासायनिक संकेत रिक्त स्थान से सिनेप्स से आगे स्थानांतरित होते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया होगी यहाँ पर, सिनेप्स होगी, जिसमें आपके ये जो रासायनिक पदार्थ है वो उस गैप के अंदर जाके क्या हो गए, फूट गए और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ग्राही पर जाकर लग गए। आई नहीं आई बात समझ में? देखो यहाँ पर अब बात करते हैं सिनेप्स की, जिसे अपन क्या कहते हैं, अंतर्ग्रथन कहते हैं। देखो कुछ इस तरीके से ही होता है कि ये क्या है, आपकी एक तंत्रिका कोशिका है, ये क्या है, आपकी दूसरी तंत्रिका कोशिका है। यहां से क्या हुआ, इस एक तंत्रिका कोशिका से ये कौन सा वाला भाग है, उसका अंतिम वाला भाग है तंत्रिकाक्ष का।
वहां से ये आए कहां पर, इस वाले गैप के बीच में आ जाएंगे। फिर क्या होगा, ये जो दूसरी तंत्रिका कोशिका है इस पर क्या लगे रहते हैं, ग्राही। ये जो रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, आपके ग्राही है, जो इन सूचनाओं को एकत्रित करने का काम कर लेंगे, इन सूचनाओं को प्राप्त करने का काम कर लेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को अपन कह देंगे सिनैप्सिस। देखो, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे व अगली कोशिका के ध्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह क्या हो सके, आगे संचारित हो सके। तो इस प्रकार से ये जो सूचना है वो क्या होती है, आगे संचारित होती है। आई बात समझ में, लिख सकते हैं सिनैप्सिस आ गया तो रिकॉल हुआ क्या भाई, क्या पढ़ा अपन ने। आगे देखो, अब बात करते हैं क्रियाओं की। क्रियाएं आपके कितने प्रकार की होती हैं। देखो, मेरा मन है, मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारा मन है, तुम कहीं घूमने चले गए, तुम्हारा मन है, तुमने खाना खा लिया। ये मैं क्या कह रही हूँ, मैम तो मन की बातें करने लग गई। ये क्या मन की बातें हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पर ये मैं बात कह रही हूँ कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिन पे हमारा नियंत्रण होता है, लेकिन जो ऐसे वादे करते हैं ना कि तेरे लिए मैं दिल को रोक के रख दूंगा, तेरे लिए मैं इसको रोक के रख दूंगा, तेरे बिना मेरी सांसें रुक जाएगी, ऐसा हमारे नियंत्रण में होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता। अब आप कहोगे कि मैम फिर से ऐसी बातें करने लग गई, ये क्या आ गया। तो ये ऐसी कुछ क्रियाएं होती हैं जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता। क्या हमारे दिल के धड़कने पर हमारा नियंत्रण है क्या, वो तो धड़केगा जितनी बार धड़केगा ही, हमारा नियंत्रण नहीं है। हम कह दे कि तू रुक जा यहीं पे, तो ऐसे थोड़ी होगा, नहीं ना। अब ऐसी कुछ क्रियाएं होती हैं जिन पे हमारा नियंत्रण होता है, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, और कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जहां से आप मान लो कि तुमने कोई गर्म पानी की एक बाल्टी भर के रखी। अब सर्दियां हैं, अब गर्म पानी तो चाहिए ही, अब उसका वो सेट करने में भी बड़ा टाइम लग जाता है, कितना गर्म पानी ले, कितना ठंडा पानी ले, है ना। देखो, तो आपने गर्म पानी भर के रख लिया। अब क्या होता है कि आप अचानक से उसमें हाथ डालते हो, बहुत ज्यादा गर्म होता है तो तुम छटक के अपना हाथ हटाते हो। ऐसा थोड़ी तुम इंतजार करते हो कि हाँ गर्म महसूस हो रहा है अब हटाएंगे, नहीं ना, छटक के तुम अपना हाथ हटाते हो। या मान लो कि तुम्हारा आग के ऊपर हाथ चला जाए, तुम एकदम से अपना हाथ हटाते हो वहां आग पे से। तो यहाँ पर क्या होता है आपके कि 3 प्रकार की क्रियाएं होती है। एक होती है आपकी ऐच्छिक क्रियाएं, दूसरी आपकी होती है अनैच्छिक क्रियाएं, और तीसरी आपकी होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं। देखो, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया ऐसी होती है, ऐच्छिक क्रिया का मतलब है जिन पर हमारा नियंत्रण हो, जिन पर हमारा नियंत्रण हो वो आपकी क्या होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है भाई, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मेरा नियंत्रण है, मैं चाहूँ तो नहीं भी बोल सकती, मेरा मन है मैं चाहूँ तो लिखूँ, मैं चाहूँ तो नहीं लिखूँ। आपका मन है कि आप इस क्लास को लाइक करें, आप चाहे तो नहीं भी करें, लेकिन आपको करना है ये चीज। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपके डाउट है, यानी कि इन सब पे हमारा नियंत्रण है। तो ऐसी क्रियाएं जिन पे हमारा नियंत्रण होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, आपके ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। अब आपको अभी के लिए बस 2 मिनट के लिए इतना याद रखिए कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण अग्र मस्तिष्क द्वारा होता है। अब ये अग्र मस्तिष्क क्या है, मध्य मस्तिष्क क्या है और आपका पश्चिम मस्तिष्क क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, देखो, फिर दूसरी आपकी होती है अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता उन्हें अपन क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे तुम्हारा हृदय है, वो धड़क रहा है, उस पर तुम्हारा कंट्रोल है नहीं ना, तो ये आपके क्या हो गया, अनैच्छिक क्रिया हो गई। आपके अंदर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, क्या वो आपकी ऐच्छिक क्रिया है, नहीं, वो अनैच्छिक क्रिया हो गई, हमारा नियंत्रण थोड़ी है। तो हृदय का धड़कना, भोजन का पचना, ये सब क्या है, आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती है। इनका नियंत्रण मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा होता है। अब कैसे होगा ये भी अपन मस्तिष्क के भागों में पढ़ेंगे। देखिए, तीसरा आपका होता है प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब है कि जिसके बारे में जो उत्तर है वो अपने दिमाग से नहीं आता,
जैसे तुम्हें जब गर्म पानी में हाथ डाला, तो गर्म पानी में हाथ डालते ही तुम्हें ये थोड़ी कि तुम पहले सोचने बैठोगे कि हाँ मुझे हाथ हटा लेना चाहिए, एकदम से आप अपना छटक के हाथ हटाते हो। इन ऐसी क्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। और प्रतिवर्ती क्रियाओं में जो आपका रिस्पॉन्स आता है वो कहाँ से आता है, मस्तिष्क से ना आकर मेरुरज्जु से ही आ जाता है। जैसे आपने छुआ, तो आपका ये क्या है, वो संवेदी अंग है जो उस गर्म पानी को छू रहा है, ठीक है। अब आपके क्या होंगे, कुछ न्यूरॉन होंगी, कुछ तंत्रिका कोशिकाएं होंगी, संवेदी तंत्रिकाएं, वो क्या करेगी, उस सूचना को लेकर जाएगी कहां तक, मेरुरज्जु तक। कहां तक, मेरुरज्जु तक, मस्तिष्क तक नहीं लेकर जाएगी। मेरुरज्जु होती है अपनी स्पाइनल कॉर्ड, जो अपना पूरा ये क्या है, पूरी ये खोपड़ी है, मस्तिष्क है, ये आगे जाके यहाँ पर आगे कनेक्ट होती है किससे, ये जो पूरी पीछे तुम्हें दिख रही है ये क्या है, अपनी मेरुरज्जु है। तो इसमें प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंदर जो आंसर आता है वो कहां से आता है, मेरुरज्जु से ही आ जाता है। फिर वहां से क्या होगी, कुछ प्रेरक कोशिकाएं होंगी, वो उस उत्तर को लेकर आएगी आपके कार्यकारी अंग तक और कहेगी कि अभी हाथ डाले, जल रहा है, तो अपन फट से उसको हाथ को हटा लेते बिना सोचे समझे। तो यहाँ पर ये स्पेशल चीज इस प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर आपको याद रखनी है। 3 प्रकार की क्रिया याद हो गई। प्रतिवर्ती क्रिया में जो चाप बनता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। ये क्या है आपका, प्रतिवर्ती चाप। अब हो सकता है आपसे परीक्षा के अंदर प्रतिवर्ती चाप के लिए एक कह दे कि प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, इसको बताइए, तो आपको इस तरीके से लिखकर आना पड़ेगा। हो सकता है आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप में क्या होता है कि भाई उद्दीपन का मतलब है जो चीज तुम्हें महसूस हुई, यानी कि जिससे तुम्हें पता चला कि तुम्हें भाई क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है, तो यहाँ पर उद्दीपन का मतलब है गर्म पानी से ले लो, ठीक है, उद्दीपन हो गया। फिर अपन का जो ग्राही अंग है, जैसे अपने उसमें हाथ डाला, तो यहाँ पर हाथ या फिर त्वचा, हाथ की त्वचा अपनी क्या हो गई, वो ग्राही अंग हो गई। अब जैसे आपने हाथ डाला तो अपने यहाँ तक क्या जाएगी, कुछ संवेदी कोशिकाएं जाएंगी, यानी कि आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स है, वो कहाँ तक जाएगी, ये वाली चीज मेजरली याद रखनी है, मेरुरज्जु तक। मेरुरज्जु से फिर जो है आपकी प्रेरक कोशिकाएं क्या लाएगी कि भाई हाथ हटाना है जल्दी से, तो वो आपके कार्यकारी अंग तक आ जाएगी और आप फट से अपना हाथ वहां से हटा लेते हो। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। और इसका चित्र जो है आपके बुक के अंदर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है आपके बुक के अंदर ये पूरा चित्र कि आपने किसी भी गर्म वस्तु को छुआ, गर्म वस्तु को छूते ही आपके जो है किस तक, कहाँ तक सूचना गई, मेरुरज्जु तक सूचना गई और आपने फट से अपना हाथ वहां से हटा लिया। ये पूरी क्या हो गई आपकी, ये पूरी की पूरी हो गई आपकी प्रतिवर्ती चाप, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर अपन मस्तिष्क की। देखो आपको एक चीज बताती हूँ, क्या, अपना जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, अपना जो तंत्रिका तंत्र है ना, वो 3 प्रकार का होता है आपको, लेकिन सिर्फ एक प्रकार का यहाँ पर याद रखना है। कौन सा, वैसे तो अपना कौन कौन सा होता है, CNS, PNS और आपका ANS, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ एक प्रकार का याद रखना है क्योंकि आपके बुक के अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का है। CNS का होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसका नाम होता है, ठीक है भाई। अब देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है मस्तिष्क और दूसरा भाग जो होता है वो होता है अपना मेरुरज्जु, ठीक है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपके पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपके पश्चिम मस्तिष्क। अब आपको याद आया कि जो मैं आपको ऐच्छिक क्रियाओं में कह रही थी कि अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित, अनैच्छिक में कह रही थी मध्य और पश्चिम के द्वारा नियंत्रित, तो ये मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अब इसी मस्तिष्क को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब देखो मस्तिष्क की संरचना के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ते हैं।
जो आपका मस्तिष्क होता है वो मेरु रज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, यानी कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। ये बात मैंने आपको बता दी। 3 भाग होते हैं, देखो भाई, कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका पश्चिम मस्तिष्क। जब अपन अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं तो इसमें हम 2 भाग बनाते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका कौन सा, जिसे अपन कहते हैं प्रेम मस्तिष्क, ठीक है। और दूसरा जो भाग होता है वो आपका होता है डायनसिफेलॉन। कौन सा? डायनसिफेलॉन। वो वाली डायन नहीं है भाई ये यहाँ पे, ठीक है, डायनसिफेलॉन। अब देखो, जो आपका डायनसिफेलॉन है ना, इसके भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से 2 भाग होते हैं डायनसिफेलॉन के? एक होता है आपका थैलेमस और दूसरा आपका क्या होता है? हाइपोथैलेमस। थैलेमस और आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये चीज किसके बारे में बात है? यह है अग्र मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क के कोई भाग नहीं होते हैं। फिर अपन बात करेंगे पश्चिम मस्तिष्क की। किसकी? तो यहाँ पर लिख देती हूँ पश्चिम मस्तिष्क की। पश्चिम मस्तिष्क के अपने 3 भाग आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो होता है अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम, दूसरा अपना होता है पोन्स और तीसरा आपका क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तीसरा भाग हो गया मेडुला। तो ये 3 भाग होते हैं किसके? पश्चिम मस्तिष्क के। अब इस पूरे चित्र के अंदर सारे भाग मैं आपको बता दूंगी। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की, जिसके अंदर प्रेमस्तिष्क और आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखो, आपको क्या देखना है? यहाँ पर बात करेंगे पहले थैलेमस की, हाइपोथैलेमस की और प्रेमस्तिष्क की। प्रेमस्तिष्क का मतलब होता है जो भी चीज आप सोच रहे हो, जो भी आप कभी कोई चित्र देखा, कोई सिनेरियो देखा, या फिर कोई भी मैथ्स की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, ऐसी बहुत सारी चीजों का केंद्र जो है आपके मस्तिष्क के अंदर है। अब देखो, ये जो आपका प्रेमस्तिष्क है ना, आपके मस्तिष्क का सबसे ज्यादा भाग बनाते हैं, लगभग 80% भाग बनाते हैं आपके मस्तिष्क का। तुम्हें ये दिख रहा है पूरा कलरफुल सा, ये पूरा कलरफुल सी चीज आपको दिख रही है, ये पूरी कलरफुल जो है ना, ये आपका प्रेमस्तिष्क है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो नहीं लिख रहा मैम प्रेमस्तिष्क। अरे भाई, प्रेमस्तिष्क के ना बहुत सारे भाग होते हैं। देखो, कौन कौन से? जैसे आपके फ्रंटल लोब होते हैं, लोब, जैसे कि फ्रंटल लोब होता है, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। तुम्हारे बुक के अंदर इतना नहीं दे रखा, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि जो प्रेमस्तिष्क है वो आपके मस्तिष्क का लगभग 80% भाग बनाते हैं। तो ये पूरे जो भाग है आपके यहाँ तक, वो क्या है? पूरा का पूरा प्रेमस्तिष्क है। फिर अपन बात करते हैं थैलेमस की और हाइपोथैलेमस की। देखो, थैलेमस जो कि आपका कहाँ है? ये बीच में जो है आपका क्या है? थैलेमस है। थैलेमस का काम क्या होता है? ये एक तरीके से रिले स्टेशन है जहां पर सूचना के ठहरती है अपनी, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। अरे, भूख लग रही है तुम्हें? प्यास लग रही है तुम्हें? तो आपके भूख के, प्यास के, फिर तुम्हें गुस्सा आ रहा होता है, तो भूख का, प्यास का, क्रोध का, इन सब का जो केंद्र होता है ना, वो अपना हाइपोथैलेमस होता है। तो देखो, हाइपोथैलेमस क्या होता है? भूख का, प्यास का, क्रोध का, इन सब का केंद्र होता है अपना हाइपोथैलेमस। ये आपके शरीर का ना थर्मामीटर भी है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के तापमान का नियमन भी करता है। दूसरा, इसे अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि मास्टर ग्रंथि कौन सी है? अपनी पीयूष ग्रंथि। ये दिख रही है आपको, ये यहाँ पर ये 2 लोब वाली, ये क्या है? आपकी पीयूष ग्रंथि है। ये जो पीयूष ग्रंथि है ना, ये क्या करती है? पूरी जो अपनी ग्रंथियां है उन पे नियंत्रण रखती है कि भाई तुम अपना हार्मोन जो है वो रिलीज करो, सिक्रीट करो। ये पीयूष ग्रंथि का काम होता है कि उन सब पे कमांड रखना। अब इस पे भी कमांड कौन रखता है? आपका हाइपोथैलेमस रखता है। आ गई बात यहाँ तक समझ में? फिर ये तो हो गया अपना अग्र मस्तिष्क। बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। तो बीच वाला जो छोटा सा पोर्शन है वो आपका क्या है? मध्य मस्तिष्क। फिर बात करेंगे पश्चिम मस्तिष्क की। पश्चिम मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सबसे पहले देखो, ये पीछे की साइड जो अपना दिमाग होता है, अपन कहते हैं ना कि बच्चों को पीछे नहीं मारना चाहिए, है ना,
वो अपना छोटा दिमाग होता है, अपन इसको क्या कह सकते हैं, लघु दिमाग भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, जैसे मुझे तो एक लाइन में साइकिल चलानी है, हम एक लाइन में साइकिल चला रहे हैं, नॉर्मल एक लाइन में चल रहे हैं, एक लाइन में लिख पा रहे हैं। हमारी बॉडी का जो पूरा बैलेंस है ना, वो कौन बनाता है, आपके अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम बनाता है। और यही अनुमस्तिष्क क्या है, आपका लघु दिमाग या फिर छोटा दिमाग अपन इसको कहते हैं। तभी तो कहते हैं बच्चों को पीछे नहीं मारना चाहिए, ठीक है, पीछे की साइड नहीं मारना चाहिए। फिर ये जो है आगे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला भाग, ये क्या है आपका पोन्स, श्वसन संबंधी क्रियाओं पे नियंत्रण करता है आपका पोन्स। तीसरा जो भाग है वो कौन सा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये जो है अपना ये वाला भाग कौन सा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसे अपन कहते हैं MO। अब ये क्या करेगा, जैसे आपको उल्टी आ रही होती है, चक्कर आ रहे होते हैं, ये सब क्या आपकी अनैच्छिक क्रिया है, आप इच्छा से थोड़ी करते हो कि आज तो मन हो रहा है ला उल्टी कर ले, नहीं ना, ये क्या है आपकी अनैच्छिक क्रिया है। तो ये जो अनैच्छिक क्रियाएं है उनका नियंत्रण इस मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास होता है। अब यही मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे जाके किससे जुड़ता है, यही तो जुड़ रहा है मेरुरज्जु से, पीछे पूरी स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु से जाके जुड़ेगा आपका कौन, ये यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब बात समझ में आई, जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण अग्र मस्तिष्क के द्वारा, जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा होता है, और यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रियाओं का इस स्पाइनल कोड यानी कि मेरुरज्जु के द्वारा होता है। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर इनके बारे में दो लाइन यहाँ पर देखते चलते हैं। देखो, मस्तिष्क की सुरक्षा, जो पूरी मस्तिष्क है ना, वो अपनी 3 ऐसी लेयर से जो है वो सुरक्षित आवृत रहता है, सुरक्षित रहता है। आवरण 3 पतली झिल्लियों से बना होता है जो इसे आंतरिक आघात से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसमें अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, यह मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक फैला रहता है। आगे देखिए, मस्तिष्क के भाग और उसके कार्य, कौन कौन से भाग, फटाफट याद करो। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सोचने का मुख्य भाग, क्योंकि इसमें क्या है, सारे लोब है ना, तो सोचने का, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का सबका केंद्र अग्र मस्तिष्क। सोचने वाला मुख्य भाग, ग्राही से सूचना आवेग प्राप्त करने के क्षेत्र होते हैं, सुनने, देखने, सूंघने के विशेष भाग होते हैं। विशेष भाग से यहाँ पर क्या मतलब है, जो लोब मैंने आपको बताया ना 4, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल, वो यहाँ पर विशेष भाग है इन सभी के लिए। ऐच्छिक पेशियों के गति का नियंत्रण कौन करेगा, अग्र मस्तिष्क, और भूख से संबंधित केंद्र भी आपका कहाँ पर, यहाँ पर अग्र मस्तिष्क में होता है, ठीक है। आगे देखिए, मध्य मस्तिष्क जो कि क्या करेगा, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण और श्रव्य व दृश्य तंत्रिकाओं के लिए सहायता भी करेगा मध्य मस्तिष्क। फिर अपना पश्चिम मस्तिष्क होता है, इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो देखो, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा कौन करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा करेगा ना, मेडुला द्वारा नियंत्रित, ठीक है। देखो, पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग है, पहला है अनुमस्तिष्क जो कि क्या करेगा, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि व शरीर की स्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित। तो मैंने क्या कहा, आप एक लाइन में साइकिल चला रहे हो, एक लाइन में लिख पा रहे हो, तो हमारा जो नियंत्रण कर रहा है, बॉडी को नियंत्रित करने का काम, बैलेंस करने का, संतुलित करने का काम, वो किसका है, यहाँ पर अनुमस्तिष्क, जिसे अपन क्या कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं, ठीक है। जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना। दूसरा देखिए, पोन्स, श्वसन क्रिया के नियमन व नियंत्रण में भागीदार होता है, कौन, आपके पोन्स। तीसरा भाग कौन सा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो किससे जाके जुड़ता है, आगे स्पाइनल कोड से जाके जुड़ता है, मेरुरज्जु से। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, उल्टी आना, इनका नियंत्रण केंद्र कौन है, आपके यहाँ पर मेडुला है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ये भाग हो गए अपने किसके, मस्तिष्क के। अब यहाँ पर देखिए, नया एक टॉपिक है, पादप समन्वय। हमारी तो बात हो गई, हमारे अंदर तो मस्तिष्क है, अब लेकिन पादपों के अंदर थोड़ी मस्तिष्क है,
पादपों के अंदर थोड़ी मस्तिष्क है, पादपों में ये समन्वय, ये कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? उनके अंदर थोड़ी ऐसे तंत्रिका कोशिकाएं पाई जा रही है कि वह ले जाएगी इंफॉर्मेशन, नहीं ना। देखो, पादपों में नियंत्रण व समन्वय का कार्य पादप हार्मोन्स करते हैं। इन पादप हार्मोन्स को अपन क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है फाइटोहार्मोन्स। क्या कहा जाता है? फाइटोहार्मोन्स कहा जाता है। विविध पादप हार्मोन अब ये क्या करेंगे? उसकी वृद्धि करेंगे, उसका विकास करेंगे, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके वो एक छुई मुई वाला पौधा होता है ना, देखा है तुमने? कैसा होता है कि जैसे अपन उसको छूते हैं तो वो उसकी पत्तियां ऐसे सिकुड़ जाती है, सिकुड़ती नहीं सिकुड़ती, यानी कि उन्होंने वातावरण के प्रति क्या की? अपनी अनुक्रिया की नहीं की। ऐसे ये बहुत सारे ऐसे पादप होते हैं जो आपके इस वातावरण की जो क्रियाएं हैं उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पादपों में वृद्धि की या गति की बात करते हैं। गति का मतलब क्या है? मूवमेंट। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पादप जो है वो चल के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, नहीं। यहाँ पर गति से मतलब है इनकी वृद्धि पर आश्रित गति और वृद्धि से मुक्त गति। मतलब देखो, वृद्धि से मुक्त गति का मतलब क्या है? जैसे छुई मुई का पौधा है, नॉर्मल ऐसे होता है, जैसे ही इसको छुआ जाता है इसकी पत्तियां कैसे हो जाती है? सिकुड़ जाती है। अपन कहते हैं ना कि कोई इंसान है, उसको अगर थोड़ा भी छुओ तो वो ऐसे मतलब कहता है मेरे को दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब फिर अपन उससे नहीं कहते, कहते छुई मुई हो रखा है, यानी कि उसको छूते ही वो ऐसे सिकुड़ गया। तो यहाँ पर क्या ये वृद्धि से मुक्त है? बिल्कुल है। इसको अगर छूने से पौधा बड़ा या छोटा थोड़ी हो रहा है, नहीं, वो उसकी पत्तियां बस सिकुड़ रही है, उसके प्रति अनुक्रिया कर रही है, फिर वापस से नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या है? वृद्धि से मुक्त, क्योंकि पादप अपना वृद्धि नहीं कर रहा है इससे, तो ये वृद्धि से मुक्त गति हो गई। ये गतियां वृद्धि पर निर्भर नहीं होती, छुई मुई के पौधे का स्पर्श से सिकुड़ना। दूसरा देखो, वृद्धि पर आश्रित गति, यानी कि अगर कोई पौधा बहुत छोटा है, अपन ने उसको पानी दिया, थोड़े दिन हुए वो थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसमें क्या हुई? गति तो हुई, वो एक तरीके से उसने वृद्धि की है। तो वृद्धि पर आश्रित गति है ये। जब पौधे के जो कायिक भाग है उनमें क्या होती है? गति होती है, उसे अपन कहते हैं वृद्धि पर आश्रित गति। तो पौधे के कायिक भाग में गतियों को दर्शाती है, जैसे पौधे का प्रकाश की ओर गति, जड़ों का जल की ओर गति। अब इसको अपन यहाँ पर अनुवर्तनी गति के हिसाब से समझेंगे। देखो, पादपों में उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया, पादप स्पर्श की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। इनमें जंतुओं की तरह सूचनाओं के चालन के लिए कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती, ठीक है। ये जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं, जिससे फूलने सिकुड़न में आकार बदल जाता है, ठीक है। अब देखो, वृद्धि पर आश्रित गति। वृद्धि पर आश्रित गति का मतलब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, प्रतान की गति। प्रतान की गति का क्या मतलब है? तुमने देखा है जैसे कोई एक पेड़ उग रहा है, अब उसमें ये जो नया पत्ती आनी होती है तो वो आपके उसके चारों तरफ लिपट के अपनी क्या कर रही है? गति कर रहा है, ठीक है। चारों तरफ लिपट गया। अब इसका जो आगे वाला भाग होता है वो फ्री रहता है, क्योंकि वही तो आगे गति करेगा, वही तो आगे वृद्धि करेगा, तभी तो ये प्रतान बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये क्या है? आपकी प्रतान की गति है। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु से पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है। यानी कि मान लो कि प्रतान इस पे लिपटा हुआ जो है वो प्रतान है। अब जो लिपटा हुआ है उसमें तो धीरे धीरे वृद्धि होगी, लेकिन जो इसका नुकीला सबसे आगे वाला हिस्सा है वो ज्यादा जल्दी वृद्धि करेगा। वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है कौन? प्रतान। तो ये क्या हुई? आपके वृद्धि पर आश्रित गति, यानी कि आपके प्रतान की गति। पौधों में नियंत्रण व समन्वय का कार्य कौन करते हैं? बताया ना, पादप हार्मोन, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? फाइटोहार्मोन्स कहते हैं। पौधों में बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने, उसके अनुसार गति करने की क्षमता होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? अनुवर्तनी गति कहते हैं। और इन्हीं अनुवर्तनी गति के बारे में अपन यहाँ पर अब चर्चा करने वाले हैं।
देखिए, अनुवर्तनी गति 4 प्रकार की है, चारों को मैं यहीं पे आपको एक बार समझा दे रही हूं। देखो, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन और जल अनुवर्तनी गति। प्रकाशानुवर्तन गति का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि तुम्हारे किसी खिड़की से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, बढ़िया रोशनी आ रही है, ठीक है, तुमने एक गमला लिया और उसको वहां पे रख दिया, ठीक है। अब तुम क्या देखोगे, जो उस गमले में जो पेड़ लगा हुआ है, तो जहां से प्रकाश आ रहा है ना, उसकी साइड झुकता जाता है, उसकी साइड ही वृद्धि करता है, उसकी साइड झुकता जाता है, क्योंकि उसने क्या किया, उस प्रकाश को एक उद्दीपन की तरह ग्रहण किया, तो वहां पर वृद्धि करता चले गया, उसके प्रति अभिक्रिया करा, तो यानी कि क्या हो गई, प्रकाशानुवर्तन गति हो गई। दूसरा देखो, गुरुत्वानुवर्तन गति। अब आपकी जड़ें हैं, जड़ें क्या करती है, नीचे की साइड ही तो गति करती है ना, जमीन के अंदर जाती जाती है, यानी कि अपना गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगता है, नीचे की साइड ही लगता है। तो जो अपनी पादप की जड़ें होती हैं, वो कैसी धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दिखाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल आपका नीचे की साइड लग रहा है, जड़ें भी आपके नीचे की साइड जो है गति कर रही है, तो उसको अपन बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन गति, ठीक है। अब जड़ें तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दिखाती है, जबकि जो आपका जो पेड़ है, यानी कि तना वना तो ऊपर की साइड बढ़ रहा है, वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन दिखाएगा, क्योंकि वो तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर जा रहा है ना, तो वहां पर ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन की गति होगी। थर्ड देखो, रसायनोवर्तन। तो आपके जो पेड़ पौधे हैं, जब उनमें परागण की प्रक्रिया होती है, कुछ ऐसे रसायन वहां पर सिक्रीट होते हैं, जो कि उस गति को, जो अपनी पराग नलिका, देखो क्या होता है कि इस तरीके से अपना ये क्या है, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये क्या होता है, अंडाशय। इसके पास क्या होता है, बीजांड, जिसमें अपनी बीज होता है, यानी कि ध्रुवीय कोशिका होती है, और आपकी अंड कोशिका होती है। अब यहाँ से क्या हुआ, एक पॉलन ट्यूब बनती है और इसके अंदर जाती है, ठीक है। अब ये जो आपकी पॉलन ट्यूब है, यानी कि पराग नलिका है, इसमें 2 नर केंद्रक होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं, जो कि आपकी एक ध्रुवीय कोशिका और एक अंड कोशिका तक जाते हैं। तो इसकी गति के लिए यहाँ पे कुछ रसायन सिक्रीट किए जाते हैं, जिससे इस गति को आगे किया जा सके, उसको कहते हैं रसायनुवर्तनी गति। फोर्थ है अपना जल अनुवर्तनी गति। तो अपन जब किसी भी पादप में पानी डालते हैं तो वो वृद्धि करता है, वो आपकी जल अनुवर्तनी गति हो गई। आई कि नहीं आई यहाँ पर बात समझ में? चलो देखो, प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश की दिशा में पौधे के प्ररोतंत्र की गति तने के शीर्ष भाग में स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर अपन ने पौधा लगा दिया, तो वो प्रकाश की साइड झुकता जाएगा, उधर की साइड जाता जाएगा। प्ररोतंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है, क्योंकि उसी के साइड जा रहा है ये, तो धनात्मक हुआ। दूसरा देखो, गुरुत्वानुवर्तन, तो जड़ें तो क्या दिखाती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तनी गति दिखाती है, जबकि जो ऊपर वाला भाग है वो ऋणात्मक, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा है ना, वो ऊपर जा रहा है। ऐसी वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन से प्रभावित होती है। तनों में ऋण गुरुत्वानुवर्तन के कारण वे ऊपर की ओर, और जड़ों में धन गुरुत्वानुवर्तन के कारण वो नीचे की ओर गति करते हैं। बात क्लियर? आगे देखिए, रसायनुवर्तनी गति, रसायन उद्दीपनों के द्वारा, यानी कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। तो जब पराग नलिका जाएगी अपने नर युग्मकों को लेके, तो वहां पर कुछ रसायन जो है वो स्रावित किए जाते हैं। चौथा देखो, जल अनुवर्तनी गति, तो पौधे के अंग की जल की ओर होने वाली गति जल अनुवर्तनी गति कहलाती है। परीक्षा के अंदर अगर अनुवर्तनी गति का पूछा जाए, चारों टाइप आपको लिख के आने हैं, गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, रसायनुवर्तन और जल अनुवर्तनी गति। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये तो ही यहाँ पर अनुवर्तनी गतियों की बात। अब यहाँ पर पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन, जो कि पादपों पर नियंत्रण व समन्वय का कार्य करेंगे और उनकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होंगे। अब पादपों के अंदर तो हार्मोन ये हैं, कौन कौन से हार्मोन हैं इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, पादप हार्मोन, 5 हार्मोन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कौन कौन से हैं? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक है और एथिलीन है। बोलो मेरे साथ, कौन कौन से 5 हार्मोन पढ़ने हैं? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, एथिलीन है, एब्सिसिक है और आपका साइटोकाइनिन है। हर एक हार्मोन का एक कार्य है जो यहाँ पर अपन देखेंगे। सबसे पहला अपन बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन की।
देखो ऑक्सिन हार्मोन क्या है, फलों की वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सिन क्या है, फलों की वृद्धि में सहायक होगा। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि कौन करता है, ऑक्सिन हार्मोन करता है। दूसरा हार्मोन है अपना जिब्रेलिन, तने की वृद्धि में सहायक होता है आपका जिब्रेलिन हार्मोन। तीसरा है साइटोकाइनिन, ये क्या करेगा, कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा। जब अपन कोशिका विभाजन पढ़ते हैं ना, तो अपन जब वो अवस्थाएं पढ़ते हैं, कौन कौन सी अपन नहीं पढ़ते कि आपका प्रोफेज है यानी कि पूर्वावस्था, मध्यावस्था, अंत्यावस्था, आपके पश्चावस्था, ऐसे ही आपके एक साइटोकाइनेसिस भी आती है। तो उससे आप याद रखना कोशिका विभाजन की वो एक अवस्था है, तो यहाँ पर साइटोकाइनिन क्या करेगा, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। और फलों व बीजों में अधिक सांद्रता में ये पाया जाता है, कौन, आपके साइटोकाइनिन। फिर देखिए एब्सेसिक वृद्धि को नियंत्रित करेगा। ये कई होता ना कि पेड़ बढ़ता जा रहा है तो उसको नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, एब्सेसिक। जलहास को नियंत्रित करेगा कि बहुत ज्यादा पानी वहां से नहीं निकले, क्योंकि फिर पौधे को भी तो जरूरी होगा, तो जलहास को नियंत्रित करेगा। और पत्तियों का मुरझाना इसी की वजह से होता है। और प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित कौन करेगा, आपका एब्सेसिक। फिर देखिए एथिलीन का क्या काम होगा, तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का कार्य करेगा और मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। चलो अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जंतु हार्मोनों के बारे में। पादप हार्मोन की बात कर चुके हैं, जंतु हार्मोन है क्या, इनका क्या काम होता है, कैसे बनते हैं शरीर के अंदर, इन सब के बारे में यहाँ पर अपन बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका जो नर्वस सिस्टम है यानी कि तंत्रिका तंत्र है, वो एक दूसरा जो तंत्र होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र, उसके साथ मिल के काम करता है। अब यहाँ पर तभी तो आपके इस चैप्टर का नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण तथा समन्वय। तो यहाँ पर जो आपका तंत्रिका तंत्र है इस अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर कार्य करेगा। इसके लिए जो आपके इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ग्रंथियां। ये क्या होती है, ये ग्रंथियां जो है आपके किसी ना किसी विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित करेगी या फिर किसी विशेष प्रकार का रस स्रावित करेगी। तो यहाँ पर इन ग्रंथियों को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, देखो एक अपनी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरी आपकी होती है बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, दूसरी आपकी क्या होती है, बहिस्रावी ग्रंथि होती है। यहाँ पर देखो बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब क्या है, ये किसी न किसी विशेष प्रकार के रस का स्रावण करती है और इनको जो है इस रस को निकलने के लिए डक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि नलिकाओं की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनमें नलिकाएं जो है वो ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर अपन बात करें, मान लो कि आपके आँख में प्रेजेंट होती है लैक्रिमल ग्रंथि, जो कि क्या करती है, आंसू बनाती है। तो आपके जो आंसू आते हैं वो लैक्रिमल ग्रंथि की वजह से आते हैं। अब ये कैसी है, आपकी जो डक्ट वाली ग्लैंड है। क्यों, क्योंकि आपके आंख में जो आंसू बन रहे हैं वो शरीर के बाहर निकल जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो गई, बहिस्रावी ग्रंथि हो गई। अगर अपन बात करें यहाँ पर बहिस्रावी में दूसरे एग्जाम्पल की, तो आप यकृत ले लो। यकृत भी क्या हो गया आपका, बहिस्रावी ग्रंथि के अंदर आ जाएगा, जो कि एक पित्त रस का स्रावण करता है। पढ़ा था ना अपने चैप्टर 5 के अंदर। अब यहाँ पर देखो अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, ये जो ग्रंथियां होती हैं वो आपके नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। ठीक है, कैसी, नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, यानी कि इनके लिए जो है नलिकाओं की डक्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये ग्रंथियां क्या करती है, आपके हार्मोन स्रावित करती है और यही हार्मोन आपके समन्वय स्थापित करते हैं शरीर के अंदर। तो यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों ने क्या किया, हार्मोन स्रावित किए आपके नलिकाविहीन ग्रंथियां। अगर इसमें उदाहरण की अपन बात कर ले, तो इसमें उदाहरण देखो आपका क्या क्या आ जाता है। जैसे आपके थायराइड ग्रंथि होती है, गले के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे आपके पीनियल काय ग्रंथि होती है। जैसे अगर अपन बात करें अधिवृक्क ग्रंथि होती है। ये आपके अधिवृक्क जो है वो क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये क्या करेगी, विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित करेगी, जो किसी न किसी चीज का रेगुलेशन करते हैं, समन्वय करते हैं, नियंत्रण करते हैं, किसी न किसी चीज के लिए काम आते हैं। उन हार्मोनों को ये ग्रंथि स्रावित करती है। देखो एक तीसरी चीज भी है अपनी मिश्रित ग्रंथि।
जिसमें केवल और केवल एक ग्रंथि आती है, कौन सी? अग्नाशय। अब ये जो अग्नाशय है ना, वो आपके अग्नाशय रस भी स्रावित करती है और आपके हार्मोन भी स्रावित करती है। रस स्रावित कर रही है इसीलिए बहिर्स्रावी भी हुई, हार्मोन स्रावित कर रही है इसीलिए अंतःस्रावी भी हुई। तो आपके क्या हो गई? यहाँ पर एक मिश्रित ग्रंथि हो गई, कौन? अग्नाशय। अब यहाँ पर समझिए इस डायग्राम के अंदर कि आपके कौन कौन सी ग्रंथियां कहाँ कहाँ पर मौजूद होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रिनल जैसी। ठीक है, देखो इस चित्र के अंदर ही समझना है तुम्हें पूरा, फिर हम एक एक को देखते चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे मस्तिष्क की, ब्रेन की। हमारे मस्तिष्क के अंदर ना 3 ग्रंथियां होती है, कौन कौन सी? एक है आपके हाइपोथैलेमस, दूसरा है आपके कौन से? पीनियल काय ग्रंथि, तीसरी है आपकी पीयूष ग्रंथि, जिसे अपन कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि, इसी को ही अपन क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो आपके मस्तिष्क के अंदर कितनी ग्रंथियां हो गई? 3 ग्रंथियां। देखो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और आपकी पीनियल ग्रंथि। इस तरीके से ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, इसके तो 2 हिस्से होते हैं, एक अग्र पीयूष ग्रंथि और एक पश्च पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में पढ़ाया था ना, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है आपका हाइपोथैलेमस, तो वो एक ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है। और तीसरी आपकी होती है पीनियल ग्रंथि, जो कि आपके शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसे अपन बायोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं, जिसे अपन मनुष्य की तीसरी आंख भी कहते हैं, पीनियल ग्रंथि को। बात करें 3 तो हो गई आपके दिमाग के अंदर, फिर अपन आते हैं कहाँ पर? अपने गले में। गले में 2 ग्रंथि होती है, एक अपनी होती है थायराइड ग्रंथि और एक अपनी होती है पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो होती है ना आपकी, वो एच शेप की, देखो ये एच शेप की जो है आपके गले के अंदर, ये दिख रही है आपको, एच शेप की आपके गले के अंदर मौजूद होती है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि गले में मौजूद होती है। अब ये क्या करती है? एक तो आपके शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पहली चीज तो ये याद रखना। दूसरी चीज क्या याद रखोगे? ये एक हार्मोन स्रावित करती है, कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करेगी। ठीक है भाई, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित कर दिया। इस थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? आयोडीन की। तो वही तुम्हें कहते हैं ना, बढ़िया आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, इसीलिए कहते हैं, क्योंकि अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो अपने कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है, जिसे अपन गलगंड रोग भी कहते हैं, गॉइटर रोग भी कहते हैं। कई बार देखा है तुमने, फोटो में भी देखा होगा कभी कभी, कैसे गला जो है वो फूल जाता है, किसी किसी का लटक जाता है बिल्कुल, उसको अपन कहते हैं घेंगा रोग। इसलिए तो कहते हैं बढ़िया आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, नहीं तो घेंगा रोग हो जाएगा। ठीक है, इसी थायराइड पे पीछे की साइड आपकी 4 छोटी छोटी पैराथायराइड ग्रंथि मौजूद होती है। अब आ जाओ कहाँ पर? वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा के अंदर आपकी होती है थाइमस ग्रंथि, ये दिख रही है आपको, ये जो है आपकी क्या है? थाइमस ग्रंथि होती है। पता है थाइमस ग्रंथि कितनी बढ़िया, मतलब तुम्हें एक चमत्कार बताती हूँ। ये जो ग्रंथि है ना थाइमस ग्रंथि, ये 15 साल के बच्चों तक में होती है, फिर ये वापस से जो है डिजेनरेट हो जाती है। अब ये जो ग्रंथि होती है ना, वो क्या करती है? आपके प्रोटीन का निर्माण करती है। प्रोटीन क्या करता है? आपको ऊर्जा देता है। तभी तो बच्चे जो है बिना खाए पिए खूब खेल लेते हैं 15 साल तक के बच्चे, क्योंकि उनमें कौन सी ग्रंथि मौजूद होती है? थाइमस ग्रंथि। आगे बात करते हैं भाई, यहां तक हो गया। फिर अपन आते हैं आगे के साइड, कौन सी ग्रंथि? तो अपनी एक आती है अग्नाशय ग्रंथि, जो कि आपकी क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। ये हम पाचन के अंदर भी पढ़ते हैं कि आपका जो अग्नाशय ग्रंथि है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है, जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज ज्यादा, यानी कि क्या हो जाएगा? मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। ठीक है, तो ये जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि है वो मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि एक तो हार्मोन भी स्रावित करती है, दूसरा ये अग्नाशय रस भी स्रावित करती है। ठीक है, फिर देखिए आपकी जो किडनी होती है, यानी कि जो आपके वृक्क है उसके ऊपर आपके एक टोपी सी मौजूद होती है। जैसे ये किडनी है, इसके ऊपर इस तरीके से टोपी मौजूद है, देखो इसमें
ये जो है वो आपकी क्या है, एड्रिनल ग्रंथि, इसे अपन अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। ये एक हार्मोन स्रावित करती है, एड्रिनलिन हार्मोन। अब ये क्या करेगा, तुमने देखा है कि जब तुम एग्जाम में लिखते हो तो जब टाइम होने वाला होता है तो मेरी एकदम से हार्ट बीट तेज हो जाती है, उस टाइम पे आपका ये एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। किसी से लड़ना है या फिर भाग कर आए हो, दौड़ कर आए हो, तो आपकी एकदम से हार्ट बीट फास्ट होती है, तो तब आपका कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, यहाँ पर अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा, एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, आई बात समझ में। फिर इसके बाद देखिए, फिर आती है जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियों में दो जो पुरुष के अंदर पाई जाती है वो है आपके वृषण ग्रंथि, जो कि पुरुष में होगी, और अगर अपन बात करें एक स्त्री की तो स्त्री के अंदर कौन सी होती है, अंडाशय ग्रंथि होती है। ठीक है, वृषण जो है वो आपके एक जोड़ी वृषण नर के अंदर पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है वृषण ग्रंथि, शुक्राणु का निर्माण करेगा, साथ के साथ नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास भी करेगा। दूसरा, अंडाशय ग्रंथि, जो आपकी एक जोड़ी अंडाशय ग्रंथि होती है वो किस में मौजूद होती है, स्त्री के अंदर। ये क्या करती है, आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन स्रावित करती है। कौन, अंडाशय ग्रंथि। तो ये सब क्या हुई, आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गई, जो किसी न किसी विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित करेगी। आई कि नहीं आई बात समझ में, यहाँ पे ग्रंथियों के प्रकार समझ में आए। चलिए देखिए, ये अपनी हो गई। देखो, बाह्यस्रावी ग्रंथियां जिनका स्राव नलिकाओं के द्वारा होता है, जैसे आपके यकृत है, अग्नाशय। अब अग्नाशय को इसमें वही स्रावी में भी लिख दिया, अंतःस्रावी में भी लिखेंगे, यानी कि इसको मिश्रित ग्रंथि हम बोलेंगे। ठीक है, अब देखो एक एक करके पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले है अपनी थायराइड ग्रंथि, जो कि आपके गले में इस तरीके से एच शेप की उपस्थित होती है। अगर मैं बात करूं तो ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत ग्रंथि होगी, लेकिन बात करें शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की, ठीक है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी आपके थायराइड ग्रंथि। ठीक है, अब देखो, ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, वो आपके एक हार्मोन स्रावित करती है, जिसका नाम क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन नाम होता है। ठीक है, क्या नाम होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। ये जो थायरॉक्सिन है हार्मोन अपना स्रावित होता है, इसके संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की जरूरत होती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपके क्या हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है, ग्वाइटर डिजीज हो जाता है, गलगंड रोग हो जाता है। आई कि नहीं आई बात समझ में। इस तरीके से एच शेप के हमारे गले के अंदर मौजूद है। ठीक है, देखो दूसरी ग्रंथि की बात करते हैं यहाँ पर, पीयूष ग्रंथि की। ये हमारी क्या होती है, मास्टर ग्रंथि अपन इसको कहते हैं। जो आपके शरीर में और सारी ग्रंथियां है ना, उनको स्टिमुलेट करती है कि भाई अपने हार्मोन स्रावित करो। जैसे कि आप हो, आपको आपके पापा मोटिवेट करते रहते हैं, तो पापा आपके क्या हो गए, मास्टर हो गए। तो आपकी ये क्या होती है, मास्टर ग्रंथि होती है। ब्रेन में इस तरीके से मौजूद है। अब ब्रेन के अंदर ये अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि में विभक्त होती है। तो ये देखो, ये जो है एक लोब, ये क्या है, अग्र पीयूष ग्रंथि, और ये जो है दूसरा वाला, ये क्या है आपके पश्च पीयूष ग्रंथि। ये जो पीयूष ग्रंथि है, इसका काम क्या होता है, जो आपके वृद्धि हार्मोन है ना, उनको स्रावित करती है। कौन, आपके पीयूष ग्रंथि, जो कि कहाँ पर मौजूद है, मस्तिष्क के अंदर मौजूद है। ठीक है भाई, अगला देखो, नेक्स्ट जो है वो आपकी है यहाँ पर कौन सी, अधिवृक्क ग्रंथि। इस किडनी के ऊपर ये टोपी पहन रखी है इसने, अब ये टोपी पहन के स्टाइल नहीं मार रही है। ये जो है वो आपकी क्या है, एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथि मौजूद होती है। कहाँ पर, आपके किडनी के ऊपर। देखो, ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है, ये हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा, एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा, एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करेगी।
ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है ना, इसको अपन कहते हैं 3F हार्मोन। F का मतलब है यहाँ पर आपके फियर यानी कि डर के टाइम पर, F यानी कि फ्लाइट, आप जब उड़ जाते हो किसी सिचुएशन से भाग जाते हो, और फाइट लड़ने के टाइम पे आपका कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ये एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, आ गई बात समझ में। आगे देखो अगली कौन सी ग्रंथि है अपनी यहाँ पर, तो ये जो ग्रंथि है वो है अपनी अंडाशय ग्रंथि। किसके अंदर मौजूद होगी, स्त्री के अंदर मौजूद होती है एक जोड़ी अंडाशय ग्रंथि। देखो ये जो पूरा डायग्राम है वो आपके किसका दिया हुआ है, स्त्री जनन तंत्र का। यहाँ पर ये दिख रही है आपको, ये दोनों क्या है, ये दोनों होती है अपनी अंडाशय ग्रंथि। ये क्या है आपकी अंडाशय ग्रंथि, जो कि स्त्री में मौजूद होगी। और ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, इनका क्या काम होगा, एक तो जो महिला होती है उसके अंदर जो मासिक चक्र चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उसका नियमन करते हैं कौन, आपके प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। दूसरा, ये जो एक फीमेल है उसके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास भी करता है कौन, आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, अंडाशय ग्रंथि के द्वारा ये स्रावित होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर ये जो ग्रंथि है वो वृषण ग्रंथि। तो ये आपको संरचना दिख रही है, ये किसकी संरचना है, ये जो है आपके वृषण ग्रंथियों की संरचना है। ठीक है, किस में पाई जाएगी, नर में पाई जाती है वृषण ग्रंथि। एक जोड़ी वृषण ग्रंथियां मौजूद होती है किसी भी मेल के अंदर। अब इनका क्या काम होता है, तो देखो ये स्रावित करते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं जो कि क्या करेगा, आपके शुक्राणुओं का निर्माण करता है सबसे पहला तो, और दूसरा नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ये जो वृषण ग्रंथि होती है ना, ये शरीर के बाहर मौजूद होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होगा। शुक्राणुओं के निर्माण के लिए टेम्परेचर कम चाहिए कंपैरेटिवली। आपके जो शरीर का तापमान है बाहर के तापमान से ज़्यादा होता है, इसीलिए ये जो वृषण है वो आपके शरीर के बाहर निकले रहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगली ग्रंथि है कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि, जो कि अपनी क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। ये क्या है, एक अपनी मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। पत्ती के समान इसकी संरचना दिख रही है, ये पूरी पत्ती सी, तो पत्ती के समान इसकी संरचना होती है किसकी, आपके अग्नाशय ग्रंथि की। देखो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो आपके हार्मोन स्रावित करती है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। अब इंसुलिन का क्या काम होता है, जैसे कि आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम होता है इंसुलिन हार्मोन का। क्या, शरीर के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन, आपके इंसुलिन हार्मोन। अगर मान लो आपके इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी, इंसुलिन आपका कम हो गया तो ग्लूकोज तो बढ़ता जाएगा ना, उसको रोकने के लिए तो कोई होगा ही नहीं। ठीक है, इंसुलिन कम, ग्लूकोज बढ़ता गया, ग्लूकोज जब बढ़ता गया तो भाई मीठा बढ़ रहा है शरीर के अंदर, मीठा बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायबिटीज, जिसे अपन क्या कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, तो वो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पर इन सारी ग्रंथियों के सारे जो कार्य है, उनके जो हार्मोन है वो दिए गए हैं इस टेबल के अंदर। एक बार अपन इसको पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहला हार्मोन है अपना थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सी ग्रंथि, गले के अंदर मौजूद थायराइड ग्रंथि, एच शेप की, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है कौन सी, आपके थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करेगी। देखो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा गर्दन में मौजूद होती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के उपापचय का कार्य ये करती है। ठीक है, दूसरी ग्रंथि देखो, पहली होगी
आपके थायराइड ग्रंथि, दूसरी है आपके मास्टर ग्रंथि जिसे अपन कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? वृद्धि हार्मोन। आपके शरीर की वृद्धि के लिए जो हार्मोन चाहिए वो आपके पीयूष ग्रंथि ही स्रावित करेगी। तो आपके वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा कहाँ पर? आपके मस्तिष्क में अग्र पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि वृद्धि व विकास का नियंत्रण करेगा। ठीक है, देखो तीसरा अपना है एड्रीनलिन हार्मोन। किस ग्रंथि के द्वारा? किडनी के ऊपर याद करो, एड्रिनल ग्रंथि जिसे अपन ने अधिवृक्क ग्रंथि कहा था, उसके द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है वृक्क के ऊपर। बीपी व हृदय की धड़कन का आपातकाल में नियंत्रण, तभी तो अपन ने इसको क्या नाम दिया था? 3F हार्मोन नाम दिया था। ठीक है, चौथा देखो इंसुलिन। इंसुलिन याद करो, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित क्या करता है? रक्त में शर्करा के जो मात्रा है उसको नियंत्रित। अगर इसकी कमी हो गई तो मधुमेह, डायबिटीज रोग। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा उदर के नीचे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित। ठीक है, अगला देखो लिंग हार्मोन। तो आपके जो टेस्टोस्टेरोन है वो पुरुष में और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एक स्त्री के अंदर। जो वृषण ग्रंथि है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करेगी नर के अंदर। ठीक है, और एस्ट्रोजन अंडाशय के द्वारा स्त्री के अंदर। पेट के निचले हिस्से में मौजूद होते हैं। यौवन आरंभ से संबंधित परिवर्तन टेस्टोस्टेरोन का काम और साथ के साथ शुक्राणु के निर्माण का काम भी करेगा। और आपके मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन कौन? आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी इसमें आता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर मोचक हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करते हैं आपके मोचक हार्मोन। तो ये तो आपके बात हुई सारे जंतु हार्मोनों की। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और देखनी है कि आयोडीन की आवश्यकता क्यों है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन ज़रूरी होता है। अगर उसकी कमी हो जाएगी तो गला फूल के सूज जाएगा, लटक जाएगा, उसे घेंगा रोग कहते हैं, गलगंड रोग कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगला देखिए डायबिटीज किसे कहा? मधुमेह। कि आपकी जो अग्नाशय ग्रंथि है वो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो आपके क्या होगा? रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपके डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग हो जाएगा। ठीक है, कहीं देखा होगा ना कि जिनमें इंसुलिन नहीं बनता है उनके इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर उसको डायबिटीज रहेगी इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। पूरी एक क्लास के अंदर हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। आई होप आपको एक बार फिर से पूरा रिकॉल हो गया होगा, पूरा रिवाइज हो गया होगा। अब एग्जाम के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन बन जाए आप कहीं नहीं रुकोगे ना। बढ़िया से अपन मिलेंगे अगली क्लास के अंदर एक नए वन शॉट के साथ। तब तक आप लोग इस क्लास को देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए और मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।